दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बल यानी फोर्स। तो दोस्तों, बल वह भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने का प्रयत्न करता है। अगर हम बात करें कि अगर हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसकी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में चेंज आ जाता है। फुटबॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। या फिर अगर हम किसी दीवार पर घूंसा मारते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हम लाने का प्रयत्न करते हैं तो भी वहाँ पर एक बल कार्य कर रहा होता है। अगर हम बल के फॉर्मूले को देखें तो F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पे मास वस्तु का द्रव्यमान है और ए त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से ही हमें बल की प्राप्ति होती है। तो बल एक सदिश राशि है और इसके मात्रक की बात करें तो वह न्यूटन है। इसी प्रकार से अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें तो वह घर्षण है। तो घर्षण जो है वो एक वह बल है जो विरोधी बल है, जो दो वस्तुओं के बीच होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करता है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की इसमें बात करें तो यदि हम सड़क पर गाड़ी को फिसलना से बचाने के लिए सड़क जो है हमारी चिकनी ना बना के थोड़ा सा रफ बनाई जाती है, जिससे कि हमें थोड़ा बेहतर फ्रिक्शन मिले और हमारी गाड़ी जो है आसानी से ऐसा ना हो कि फिसल जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि कांच वगैरह, जो सड़क है वो कांच वगैरह की ना बना के जनरली डामर या गिट्टी की बनाई जाती है, जिससे कि हमें एक अच्छा फ्रिक्शन मिल सके। घर्षण को कुछ कम करने की कुछ विधियां हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हम लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक का प्रयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स के उदाहरण अगर हम देखें तो ग्रीस या तेल का प्रयोग करके हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम घूमती हुई मोटर में देखें तो जहाँ भी घूमती हुई मोटर का प्रयोग होता है वहाँ पर हम लोग बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग घर्षण को कम करने के लिए हमेशा बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं बॉल बेरिंग को प्रयोग किया गया है। आप जिस भी घूमने वाली कोई भी मोटर देखेंगे तो उसमें बॉल बेरिंग का प्रयोग होता ही होता है। ये इसे घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से पाउडर का प्रयोग करके भी हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसे कैरम बोर्ड में आप देखते हैं कि पाउडर डाल देने से घर्षण कम हो जाता है और हमारा जो स्ट्राइकर है वो स्मूथली चलता है। अगला टॉपिक की बात करें तो वो हमारा है कार्य यानी वर्क। तो कार्य जो है वो बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी डब्ल्यू जो है कार्य वो एफ इंटू डी के बराबर होता है, जिसमें एफ जो है वो फोर्स है और डी जो है बल की दिशा में विस्थापन है। यदि हम फोर्स लगाएं और बल की कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ना हो तो उस दिशा में कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, जिससे कि हमारा कार्य भी जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई भी विस्थापन नहीं होता है तो हमारा कार्य जीरो हो जाएगा। अगर कार्य की बात करें तो यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। दोस्तों, ये अदिश राशि और सदिश राशियों पर भी मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो आपको जल्दी देखने को मिलेगी इस पर एक वीडियो। अगर हम और बात करें तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा अगर बल व विस्थापन जो है परस्पर लंबवत होते हैं तो इस कंडीशन में जो बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है थीटा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम कॉस 90 की बात करें 90 डिग्री की तो वैल्यू जीरो होती है, इसलिए डब्ल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये एक केस है कि जब एफ और डी जो है उनके परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका किया गया कार्य शून्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह हम अगला टॉपिक देखेंगे जो हमारा शक्ति यानी पावर है। तो इस कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जब भी दर की बात आ जाएगी तो हम अपॉन में टाइम ले लेंगे, यानी इसका फॉर्मूला जो शक्ति का बन जाता है P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम यानी W अपॉन टी। इसकी बात करें तो यह एक अदिश राशि है और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक वॉट होता है। और अगर कुछ चीज़ें हम इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जैसे देखना चाहें, जैसे 1 वॉट घंटा की बात करें तो ये 3600 जूल के बराबर होता है। अगर हम वॉट की बात करें तो ये तो पावर का मात्रक है, लेकिन वॉट घंटा की बात करें तो ये हमारा कार्य का मात्रक हो जाता है। इसको आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से। तो 1 वॉट घंटा हमारा 3600 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वॉट घंटा तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति की बात करें तो ये हमारा 746 वॉट के बराबर होता है। अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों तो ये हमारा अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्री बल को अगर हम देखें तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस पर एक फोर्स काम कर रहा होता है, वो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य कर रहा होता है। इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल की फोर्स कहते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें वृत्तीय सर्कुलर मोशन होना जरूरी है, यानी वृत्तीय गति होना आवश्यक है अभिकेंद्री बल के लिए। अगला अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो वास्तविक जीवन में अभिकेंद्री बल तब लगता है जब वृत्तीय गति होती है। वही दोस्तों कि अगर वृत्तीय गति होगी तभी अभिकेंद्री बल लगेगा, या फिर अभिकेंद्री बल तभी होगा जब वृत्तीय गति हो रही होगी, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो अभिकेंद्री बल F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे
m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, v उसकी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, और r उसके केंद्र से दूरी है। अब इसका हम अगर देखें तो अपकेंद्री बल और जो स्पर्श रेखा जो वेग है, वस्तु का स्पर्श रेखा वेग है, और जो इसका अपकेंद्री बल का केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो अपकेंद्री बल के बिना कोई वस्तु गोलाकार गति को बनाए नहीं रख सकती है, यानी अगर उसे गोलाकार गति को बनाना है तो उसमें अपकेंद्री बल होना ही होना चाहिए। आगे हम अपकेंद्री बल के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जैसे कि जब हम पत्थर से डोरी बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं तो डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जो कि अपकेंद्री बल होता है। इसी प्रकार से अगर हम झूला देखें तो अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये लड़की झूला झूल रही है, तो इसमें पूरे झूले को एक वृत्त के एक खंड के रूप में माना जाता है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये झूले में वृत्तीय गति नहीं हो रही है, पूरा मोशन नहीं होता कंप्लीट, फिर भी ये एक अपकेंद्री बल इसमें कार्य करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो झूला है उसको वृत्त के एक खंड के रूप में मान सकते हैं। तो झूले में जो रस्सी का तनाव है वो अपकेंद्री बल प्रदान करता है झूले के केंद्र की ओर। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह में भी अपकेंद्री बल कार्य करता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपकेंद्री बल के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से हम वॉशिंग मशीन का ड्रायर देख सकते हैं, उसमें भी अपकेंद्री बल कार्य करता है। दोस्तों अगर हम वॉशिंग मशीन में देखें तो अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, लेकिन अगर हम वॉशिंग मशीन के ड्रायर की बात करें तब यहाँ पर अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। सलाद स्पिनर को अगर हम देखें तो वहाँ भी हमारा अपकेंद्री बल कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर हम नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी देखें तो उनमें भी अपकेंद्री बल कार्य कर रहा होता है, क्योंकि उनका भी मोशन सर्कुलर मोशन होता है। और हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों, तो वृत्ताकार मोड़ पर सड़क का एक और उठा होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आप देखते होंगे कि जब भी एक मोड़ होता है वृत्ताकार मोड़ तो सड़क को एक तरफ उठा दिया जाता है, तो उसका भी कारण लगने वाला अपकेंद्री बल है, क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण जो है वो गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो सकती है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए सड़क को एक तरफ उठा दिया जाता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सड़क को एक तरफ उठा दिया गया है। दोस्तों ये आप इसके आगे भी हम अपकेंद्री बल और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप आज नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू।